Hello to my wonderful children. My name is Komal, your English teacher, and here I am again with another English video. In the previous video, we've already found out all the literary devices of the poem 4 of our first slide, and that was how to tell wild animals. And today we'll be solving the question answers of the same. So, what are we waiting for? Let us quickly start without wasting any time. Chalo. Very first question. Does dine really rhyme with lion? Can you say it in such a way that it does? अच्छा एक सेकेंड. Dine and lion से मैंने आप लोगों को एक लिटरेरी डिवाइस पढ़ाया था बच्चों. वो लिटरेरी डिवाइस मुझे जल्दी से कमेंट करके अभी के अभी बताओ सब लोग कि वो कौन सा लिटरेरी डिवाइस था. आई विल गिव यू 5 seconds. एंड आई नो आप सब लोगों ने सही आंसर दिया होगा. द लिटरेरी डिवाइस वॉज पोएटिक लाइसेंस. चलो अब देखते हैं. क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि डाइन और लायन एक्चुअली आपस में राइम करता है और जस्ट आस्किंग अस टू रिसाइट इट, बट वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट. हम लोग एक बार आंसर देखेंगे कि क्या ये एक्चुअली राइम करता है या नहीं. लेट अस सी. द एक्चुअल वर्ड इज डाइंग which does not rhyme with lion. देखो जो एक्चुअल वर्ड है जैसे मैंने बताया था आपको पोएटिक डिवाइस में, वो डाइन नहीं है, वो डाइंग है. और क्योंकि डाइंग है उसमें एक एक्स्ट्रा जी है तो वो लायन के साथ राइम नहीं करता. In order to create rhyme, it is written as dine. और लायन से राइम क्रिएट करने के लिए जी को रिमूव कर दिया गया है और उसे डाइन की तरह लिखा गया है. In the poem, poet has employed poetic license to give artistic edge to the poem. Poet ने यहाँ पर poetic license लगाया है, as we have just found out. अभी हम लोगों ने आंसर भी किया था कि उसने पोइटिक लाइसेंस को एम्प्लॉय किया सबसे पहले तो इसको एक आर्टिस्टिक एज देने के लिए एंड ऑल्सो टू सेट अ राइम स्कीम. और ताकि पूरी पोएम की जो राइम स्कीम है वो एकदम सेट रहे, वो एकदम सिमिलर रहे थ्रू आउट, एकदम कांस्टेंट और एकदम सेम रहे हर जगह हर स्टैंजा में. इसलिए पोएट ने यहाँ पे पोइटिक लाइसेंस को एम्प्लॉय करके जी हटा दिया और डाइन को लाइन से राइम कर दिया. I hope this question is clear to all of you. अगर कोई भी इस चीज़ से related doubt है तो you please write it in the comment section. We'll move to the next one. How does the poet suggest that you identify the lion and the tiger? When can you do so according to him? Now here in this question basically the different characteristics of lion and tiger are being asked by the question. क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि लायन और टाइगर के बीच में डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हो, कैसे इन दोनों एनिमल्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ये बताओ. एंड आप पोएट के अकॉर्डिंग, पोएट ने जो हमें पोएम में लिख के दिया उसके अकॉर्डिंग आप हाउ कैन यू डू दैट. दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर. लेट अस सी. The poet differentiates between the two in the following manner. दोनों लायन और टाइगर में एक बिल्कुल क्लियर डिस्टिंक्शन रखता है पोएट, एक क्लियर डिफरेंस रखता है. और वो क्लियर डिफरेंस क्या है हम लोग यहाँ देखेंगे. He says that if the beast of yellow-brown color roars out so fiercely that you may die out of fear and heart failure, then that animal is Asian लायन. मैंने आप लोगों को पोएम पढ़ाते वक्त भी बताए थे दो कैरेक्टरिस्टिक्स. सबसे पहले येलो ब्राउन कलर ऑफ द बॉडी, टॉनी बीस्ट. याद है एक मैंने लाइन बार बार लिखवा रही थी मैं ये. टॉनी बीस्ट सबसे पहला तो लायन का है टॉनी बीस्ट. एंड roaring is the second one. It will roar out so loud, so fiercely that you may die out of fear and heart failure. कि तुम fear और heart failure से ही मर जाओगे, वो इतनी जोर से roar करेगा. तो पहला टॉनी बीस्ट येलो ब्राउन बॉडी एंड सेकेंड इज roaring fiercely. और इन्हीं दो कैरेक्टरिस्टिक्स से यू कैन सिंपली टेल दैट इट वॉज द एशियन लायन दैट वॉज roaring upon you. Now the tiger, whereas if the animal has black stripes on yellow background of the skin, तो पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई बेटा, black stripes on yellow ground, on yellow ground. And second,
ही लुक्स नोबल टू यू बट अटैक्स टू किल यू, देन इट इज बंगाल टाइगर। कि तुम्हें दिखेगा तो नोबल बट एक और अपनी कैरेक्टरिस्टिक बताएगा बाय अटैकिंग। सो फर्स्ट इज योर black stripes on yellow ground, and second is attack. And when an animal does both to you, like it looks it has black stripes on yellow ground of the skin and it attacks you, then it is the Royal Bengal tiger. And according to the poet, we can identify them when we get the chance to go to the jungle and when we are on the verge of losing our लाइव्स। हम तभी पहचान पाएंगे उन एनिमल्स को जब हम जंगल्स में जाएंगे, ईस्ट के जंगलों में जाएंगे, और वहां पर जब हम हमारी मौत का बिल्कुल सामना कर रहे होंगे, when we will be on the verge of dying, we'll be actually dying, we'll be getting killed by these animals, then we can simply tell which animal was what, like कौन सा रॉयल टाइगर था, कौन सा एशियन लायन था, ये सारे एनिमल्स को हम तभी बता पाएंगे। I hope ये question clear होगा। Let us move to the next one. And the next question is, do you think the word leapt and leapt in the third stanza are spelled correctly? Why does the poet spell them like this? यहाँ पर ये basically पूरा question ही poetic license के बारे में बात कर रहा है कि तुम्हें लग रहा है कि जो वर्ड लेप है और लेफ्ट है क्या ये करेक्टली स्पेल्ड है, इनकी स्पेलिंग तो गलत है, और पोएट ने जानबूझ के उनकी स्पेलिंग्स को क्यों गलत किया है तो हमें तो पता है, हमने पहले ही पढ़ लिया है क्योंकि पोएटिक लाइसेंस है, बट हम आंसर कैसे लिखेंगे इसका, विल सी दैट नाउ। द वर्ड्स लेफ्ट एंड लेफ्ट हैव नॉट बीन स्पेल्ड करेक्टली, याद रखना, हैव नॉट बिल्कुल स्पेलिंग करेक्ट नहीं है, होती है लीप या लेफ्ट। ओके, इट इज पोएटिक डिवाइस नोन एज पोएटिक लाइसेंस। ये कौन सा पोएटिक डिवाइस है बेटा, ये पोएटिक लाइसेंस है विच इज यूज्ड बाय द पोएट to lay emphasis on the action of the leopard and to show its dominance in the stanza। ये सिर्फ इसलिए किया है पोएट ने ताकि एक तो राइम एक नॉट राइम, यहाँ पे लेफ्ट में वो बिल्कुल राइम नहीं करना चाहती थी, वो फर्स्ट सिलेबल ऑफ लेपर्ड के लीप वर्ड के फर्स्ट सिलेबल से मैच करना चाहती थी। फर्स्ट सिलेबल क्या होता है, जो फर्स्ट साउंड आप निकालते हो, लेपर्ड, तो फर्स्ट सिलेबल क्या है, लेप, और यहाँ पर भी लीप का फर्स्ट तो लीप ही है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं लेप देखूँ तो लेप और लेपर्ड का लेप दोनों सिमिलर साउंड कर रहा है, तो उनके फर्स्ट सिलेबल्स को सेम साउंड करवाने के लिए एंड ऑल्सो टू शो द डोमिनेंस इन द स्टैंजा, लेपर्ड की डोमिनेंस दिखाने के लिए, लेपर्ड के ऊपर एम्फेसिस फोकस डालने के लिए वो क्या करना चाह रही थी, उन्होंने स्पेलिंग को चेंज कर दिया, एंड दिस इज व्हाट द पोएटिक लाइसेंस इज। ओके, next, look at the line, a novice might nonplus, another example of poetic license. How would you write this correctly? ये कैसे तुम correctly लिखोगे? Why is the poet's incorrect line better in the poem? देखो, सबसे पहली बात, क्या तुम्हें लगता है novice might nonplus सही है? और how would you write this? इसको सही कैसे लिखते तुम? एंड ऑल्सो क्या तुम्हें लगता है कि ये गलत यूसेज ऑफ लैंग्वेज, गलत स्पेलिंग का यूसेज, गलत फॉर्मेशन का यूसेज, डू यू थिंक इट इज़ बेटर इन द पोम, ये कोई इफेक्ट क्रिएट कर पा रही है पोम में? सो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग फ्रॉम अस। लेट अस मूव टू द आंसर, एंड द आंसर इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस इज अ नोविस माइट बी नॉनप्लस्ड। लास्ट वीडियो में कोमल मैम ने आपको बताया है कि वो जो नॉन प्लस था वो वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता बच्चों, जो एक्चुअल करेक्ट फॉर्मेशन होनी थी वो क्या होगी, अ नोविस माइट बी नॉन प्लस्ड। एक नोविस नॉन प्लस हो जाएगा, नॉन प्लस्ड हो जाएगा, नॉन प्लस जैसा शब्द एग्जिस्ट ही नहीं करता है। The poet's incorrect line is better in the poem as it creates rhyme in the poem। ये better क्यों है, क्योंकि जैसे ही मैं इन 3 लेटर्स को इसमें से हटा देती हूँ, देखो जैसे ही मैंने इन तीनों को हटा दिया तो ये एक वर्ड है दस, उससे इजीली ये दोनों वर्ड आपस में क्या कर रहे हैं, राइम कर रहे हैं, और जब वर्ड्स राइम करते हैं आपस में तो ऑफ कोर्स पोएम ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती है, ज़्यादा आर्टिस्टिक होती है एंड ज़्यादा हमें बेटर लगती है। सो
Non plus rhymes with thus, creating an artistic effect in the poem. And क्योंकि non plus SED को हटाते ही the word non plus rhymes with the word thus, it creates an artistic effect in the poem, and it also gives them, you know, more impactful, there is no message I would say, but हाँ थोड़ा ज़्यादा सा impact create करती है, recitation में ज़्यादा help होती है. Understood all of you? ये याद रखना, this is also an example of poetic license. Shall we move to the next question? Are you all excited? I know you people are not excited for the questions, but we'll have to study. How does the poet create humor in the poem? Very, very important. एक मैं ह्यूमर का बिल्कुल सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, जितने भी चैप्टर्स हैं बेटा जिसमें एक्चुअली ह्यूमर के एलिमेंट को यूज़ किया गया है और ह्यूमर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, तो उस चीज़ का वीडियो आई विल श्योरली मेक, एंड मेक श्योर उस वीडियो को आप देखो, और उसमें मैं इसका एक इलोंगेटेड आंसर ऐड करूँगी जो कि एटलीस्ट एक पूरे पेज का होगा, ताकि आप पूरे के पूरे पोएम की समरी को आराम से उसमें पढ़ सकें, एंड उसको उसी आंसर की हेल्प से आप बहुत सारे छोटे छोटे आंसर्स लिख पाएँ. अभी हम एक शॉर्ट आंसर देखेंगे कि किस तरह पोएट ने ह्यूमर क्रिएट करने की कोशिश की है. The poet creates humor by describing various beasts of prey differently. Different wild animals को different तरीकों से उन्होंने बताने की कोशिश की है. दो देखो ultimate हर एनिमल का क्या है, द एनिमल इज किलिंग द ह्यूमन, द एनिमल इज जस्ट ईटिंग अपॉन द विक्टिम, एंड फाइनल तो यही है कि सब इंसान मर रहा है, जो स्ट्रोल कर रहा है जंगल में वो मर रहा है, और बीस्ट वाइल्ड एनिमल की डोमिनेंस दिखा रहा है हर स्टैंजा. लेकिन हर स्टैंजा को प्रेजेंट करने का तरीका इतना डिफरेंट है कि विल नॉट गेट बोर्ड थ्रू आउट द पोम को पढ़ते टाइम बोर नहीं होगे. हर स्टैंजा में एक नया कैरेक्टरिस्टिक, एक नया वे ऑफ आइडेंटिफिकेशन तुम्हें मिलेगा. एंड व्हाट इज दैट आइडेंटिफिकेशन? वी आर गोइंग टू सी दैट. इट इज़ बाय द यूज़ ऑफ द वर्ड्स एंड द इमोशंस. एंड सबसे ज़्यादा ह्यूमर क्रिएट करने की कोशिश की उन्होंने बाय द यूज़ ऑफ द वर्ड्स एंड बाय द यूज़ ऑफ द इमोशंस. द वर्ड्स लाइक नो ईयर्स नो विंग्स, वीपिंग स्माइलिंग, नोबल वाइल्ड बीस्ट, विल गिव यू अ करेस. ये बड़े ही हंसने वाले शब्द हैं अगर हम जानवरों से एसोसिएट करें इन्हें, तो दैट इज़ वाई उन्होंने वर्ड्स और इमोशंस के थ्रू इस ह्यूमर को क्रिएट करने की कोशिश की है. द बंगाल टाइगर इज नेवर नोबल इन हिज हार्ट. देखो जैसे कि वर्ड यूज किया गया था बंगाल टाइगर के लिए नोबल, कि वो एक शांत सिविलाइज सा एनिमल है, बट क्या वो एक्चुअली नोबल एनिमल है? नहीं. The moment Bengal tiger would look at you, and even if it is hungry or not, it will hunt upon you, it will prey upon you, and it's not a sign of a noble being. So that is why ये बड़ा ही funny और बड़ा ही humorous take है बंगाल टाइगर पे. द लेपर्ड किल्स हिज प्रे इन मोमेंट्स. जो लेपर्ड जिसकी बॉडी पेपर्ड है, उसको वो बार बार लीप अटैक कर करके जंप कर करके अपने विक्टिम पे क्या कर देता है, उसको विद इन फ्यू मोमेंट्स ऑफ मीटिंग एनकाउंटरिंग वो ख़त्म कर देता है. नन कैन बी सेव्ड बाय क्राइंग. एंड उसमें ये भी बोल रहा है कि अगर लेपर्ड के आगे आप रो रहे हो, तो डू यू थिंक दिस leopard is really going to get melted with those emotions? No, not at all. He is not going to help you out. He is going to hunt upon you. He is going to prey upon you, and he is going to eat. So you don't need to cry. मतलब यहाँ पे भी एक तरीके से बताया कि तुम कितना ही रो लो, कितना ही बिलख लो, वो तुम्हारी नहीं सुनने वाला. The bear's hug is never loving. और जिस अटैक को, जिस सफोकेशन को पोएट बार बार हक कह रही है, वो बिल्कुल भी हक नहीं है. एंड अगर वो हक की तरह दिखती भी है तो इट इज़ नॉट एट ऑल लविंग. वो लविंग नहीं है, वो वो कंसर्न्ड हक नहीं है. इट इज़ जस्ट एन अटैक विच लुक्स लाइक अ हग, विच लुक्स लाइक अ caress, but that in the way bear actually embraces the victim in his arms, and the way it clutches the victim in its arm in a suffocating manner that the victim dies, and that is why it is somewhere humorous in the poem. And the hyena never smiles,
हैप्पीली। ओके, यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि हाइनाज हमेशा हंसती रहती हैं, क्रोकोडाइल्स हमेशा रोते रहते हैं। तो हर एक एनिमल के साथ एक फ़नी कैरेक्टर, एक फ़नी कैरेक्टरिस्टिक, एक फ़नी ट्रेट को ऐड करने की कोशिश की है, जो कि एक्चुअली रियल नहीं है, जो कि बिल्कुल ऑपोजिट है। एंड दैट इज़ वाई यही इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से हम कह सकते हैं दैट येस देयर इज़ एन एलिमेंट ऑफ ह्यूमर इन द पोएम। चलो नेक्स्ट, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द बेयर? पोएट अपनी पोएम में कैसे पोएट बेयर को डिस्क्राइब कर रही है, बेयर की किन किन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की है? दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन दिस क्वेश्चन। और क्या है क्वेश्चन? द पोएट डिस्क्राइब्स द बेयर इन अ ह्यूमरस वे। ह्यूमरस वे में बता रही है बेयर के बारे में, बहुत ही एक जेस्ट के साथ उसको प्रेजेंट कर रही है। As soon as the bear comes near a human, it embraces him tightly. तो जैसे ही बेयर के सामने एक ह्यूमन आता है, वो जल्दी से उसको अटैक कर लेता है, उसको क्लच कर लेता है। लेकिन इस क्लचिंग, इस अटैकिंग को एक्चुअली अटैक नहीं कहा गया है, इसको क्या क्या कहा गया है? एम्ब्रेस कहा गया है, कि भैया वो तुम्हें हक कर लेगा, प्यारा सा तुम्हें एक जादू की झप्पी देगा, एंड दैट जादू की झप्पी वुड बी योर लास्ट झप्पी ऑफ योर फिजिकल वर्ल्ड। इस दुनिया की तुम्हारी आखिरी झप्पी होगी वो। देन इट स्टार्ट्स टू टाइटन दी हग, एंड देन धीरे धीरे वो हग को टाइट करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा। that bear, that particular bear will make sure that you are suffocating in its presence, in its arm, and उसको बहुत ज़्यादा टाइट करता जाएगा। It starts squeezing one to death, and then it would happen to such an extent that the person would be squeezed to the death, and one when dying would understand about bear's fatal and menacing hug. And जब इंसान मर रहा होगा तब उसे पता लगेगा कि कैरोलिन वेल्स ने तो हमें बताया था कि भैया ये हग है, एक ये प्यारा सा जेस्चर है, बट इट इज़ नॉट एक्चुअली द प्यारा सा जेस्चर, इट इज़ द मेनिसिंग एंड फेटल अटैक ऑफ द बेयर which is going to suffocate you to the death. And the kind of language, the kind of points and comparison poet has used, it is actually a very humorous way of presenting the bear's lethal side, bear's fatal side. Understood all of you? Let us move to the next question. How does the poet describe the crocodile and the hyena? Poet crocodile and hyena के बीच में क्या difference बताता है और कैसे उसे describe करता है, वो हम लोग अब पढ़ेंगे. What is the question? What is the answer? The poet describes the crocodile and the hyena humorously. अब ये भी हर बार ये humorously, humor, replete with humor, ये वाली line और ये वाले words, बार बार phrases आपको इस पूरे particular poem में मिलेंगे. तो बहुत ही humorously crocodile और hyenas को compare करते हैं. She exaggerates, I'm really sorry. She exaggerates by showing crocodile as weeping crocodile, as it has tears in its eyes when it comes near to its victim. वो crocodile की इमेज को एग्जैजरेट करती है और बोलती है crocodiles are always weeping. लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता. जैसे ही अपने विक्टिम के कांटेक्ट में crocodile आता है तो उसकी आईज एकदम वाटरी हो जाती हैं, वो रोता नहीं है. It is just the water that comes into its eyes, and this one of the characteristics, she has exaggerated it as one of the characteristics to actually identify the crocodile. So that is why it is a very humorous way to present an animal, to present the way of identifying an animal. तो crocodiles को कैसे किया है? That it comes as the crocodiles are always weeping, and the hyena is smiling as it is having happy smiles on its face, but this is not so. और हाइनास को हैप्पी स्माइल से एसोसिएट किया गया है, बट ऐसा होता नहीं है. वो हंसती नहीं है. उनका जो फेस का स्ट्रक्चर है वो ऐसा होता है, इतना ब्रॉड होता है और इतना ओपन होता है कि वी फील लाइक, हमें ऐसा लगता है कि वो हंस रही हैं, बट दे आर नॉट एक्चुअली स्माइलिंग. जब वो मुंह खोलती हैं बस तभी हमें ऐसा लगता है कि दे आर स्माइलिंग, बट यूजुअली दे आर नॉट. एंड क्योंकि पोएट ने इनको एक एक परमानेंट फिजिकल कैरेक्टर बता दिया है इन दोनों एनिमल्स का, दैट इज वाई इस लिटरेरी डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? हाइपरबोल, जो कि क्या होता है? एक तरीके का एग्जैजरेशन.
ठीक है, पोएट ने एग्जैजरेट कर दिया है बच्चों किस चीज़ को, यू नो, वीपिंग क्रोकोडाइल को एंड मेरी मेकिंग स्माइल हाइनास को। तो क्योंकि ये जो दो कैरेक्टर्स हैं ये एक्चुअली हमेशा नहीं रहते उनके पास, इट्स जस्ट वन ऑफ द नेचुरल रिएक्शंस ऑफ देयर यू नो एनिमल लाइफ। तो इसलिए इसको हम हाइपरबोल कहेंगे क्योंकि बहुत एग्जैजरेट करके उन्होंने हमेशा का कैरेक्टरिस्टिक उसको बता दिया है। Let us move to the last question of this particular poem, and that is, describe how the chameleon is described in the poem. Chameleon को कैसे डिस्क्राइब किया गया है भैया इस पोम में, क्या बताया गया है हमें chameleon के बारे में? Let us see that. The chameleon is small, ये याद रखना, छोटे छोटे से उसके पॉइंट्स हैं। स्मॉल है, लाइक अ लिजर्ड, एक लिजर्ड की तरह है। इसके कोई भी यू नो फीचर्स इसके बहुत, लाइक इट हैज़ ऑलमोस्ट ऑल द फीचर्स ऑफ अ लिजर्ड। तो सबसे पहले हमें दो चीज़ें पता लगी कि इट इज़ वेरी स्मॉल क्रीचर एंड इट लुक्स लाइक अ लिजर्ड, इट हैज़ ऑलमोस्ट ऑल द फीचर्स लाइक अ लिजर्ड। सारे के सारे फीचर्स किसकी तरह दिखते हैं? लिजर्ड की तरह। बट हाउएवर इट इज़ डिफरेंट इन कलर, कलर में डिफरेंट है। ईयर्स नहीं है, इट हैज़ नो ईयर्स एंड देयर इज़ नो सिंगल विंग ऑन इट्स बॉडी। ना तो ईयर्स है ना विंग है, एंड कलर भी इसका सिमिलर नहीं होता है लिजर्ड की तरह, क्योंकि कैमिलियन का कोई ट्रू कलर नहीं होता है, जिसकी वजह से हम लोगों ने उसको क्या रखा था? ट्रू कैमिलियन ऑक्सीमोरोन, राइट? याद है? कनेक्ट करने की कोशिश करो वीडियोस को। सो ना ईयर है ना विंग है बॉडी पे। इट इज़ ऑलवेज फाउंड ऑन अ ट्री, हमेशा पेड़ पे आपको बैठा हुआ मिलेगा। एंड व्हेन देयर इज नथिंग ऑन द ट्री यू हैव टू मेक श्योर दैट देयर इज, यू विल यू नो, आपको पता लगेगा बाद में, यू विल गेट टू नो लेटर ऑन दैट देयर वाज अ कैमिलियन, बिकॉज कैमिलियन एक्चुअली कैमोफ्लाजेस, इट ब्लेंड्स विद इट्स सराउंडिंग्स। वो अपनी सराउंडिंग्स के साथ क्या कर लेता है? एकदम ब्लेंड हो जाता है, एंड दैट इज वाई it cannot be seen, because it can change its color according to the background, because it blends to its background, so you would never be able to see its true color. And this is the actual characteristics which is being, you know, the only trait of the chameleon which is being talked about in this particular poem. And with this we've come to an end, and I would not take your much time, and I will simply ask you to stick to Mission Gyan for your grade 10 preparations, and of course to your Komal ma'am for your English preparations. Bye bye all of you, take care.